नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल डियर वीट सर में। पिछली क्लास की तरह हम कोशिका के परिचय को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक लेके आए हैं प्लास्टिड, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लास्टिड और हिंदी में कहेंगे लवक। लवक में मुख्य रूप से हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉकडाउन की स्थिति में और कोरोना की महामारी में आप घर बैठे अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अंत तक देखना। पिछली वीडियो में मैंने कोशिका के कुछ मुख्य कोशिकांगों के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था। इसके अलावा कोशिका का परिचय अपन ने पढ़ लिया था। सजीव निर्जीव कोशिका क्या होती है, अनेक प्रकार की जो कोशिकाओं का वर्गीकरण है उनके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में हम कोशिकांग के रूप में प्लास्टिड का अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, कोशिकांग को आगे बढ़ाते हुए हम प्लास्टिड के बारे में जानते हैं। प्लास्टिड, जिसको हम हिंदी में लवक कहते हैं, इसकी खोज मुख्य रूप से किन वैज्ञानिकों ने की या किस वैज्ञानिक ने की, तो इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है? हेकल नामक वैज्ञानिक को इसकी खोज करने का श्रेय जाता है। अब बात आती है कि किन किन प्रकार की कोशिकाओं में यह उपस्थित होता है। तो लवक मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में ये क्या होता है? उपस्थित होता है। कई बार एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं कि आपको कुछ जीवों के नाम दिए हुए होते हैं और प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से किसमें लवक उपस्थित होता है, तो उसमें ऑप्शन युग्लिना भी दिया हुआ होता है। तो युग्लिना क्या है? युग्लिना में भी क्या होता है? लवक उपस्थित होता है। इस चीज़ को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसके अलावा यह क्या है? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कौन है? लवक। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसी भी कोशिका या पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो क्या है? लवक इसका सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगला पॉइंट है कि यह जो लवक होता है, इस लवक में डबल स्ट्रैंड डीएनए, इस लवक में डबल स्ट्रैंड डीएनए या द्विरज्जु की डीएनए पाई जाती है, जो क्या करती है? अपने समान नया डीएनए बनाने की क्षमता जिसमें होती है, जिसे अपन बोलते हैं प्रतिकृति बनाना। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाने के कारण इसमें क्या होता है? प्रतिकृति, यानी कि अपने समान नया डीएनए बनाने की क्षमता होती है। और इसमें 70S प्रकार का आरएनए भी पाया जाता है। प्लास्टिड में क्या होता है? 70S प्रकार का आरएनए पाया जाता है। देखिए यहाँ पर 70S प्रकार का आरएनए किस में पाया जाएगा? 70S प्रकार का आरएनए होता है मुख्य रूप से क्या होता है? यह क्या होता है? एक राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम की इकाई होती है 70S प्रकार का, जिसमें पाए जाने वाले आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो आप यहाँ पर एरो लगा के राइबोसोम भी लिख सकते हो। तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा यह क्या है? एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। क्या है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। कौन है? लवक। लवक को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। इसके अलावा जो लवक या प्लास्टिड होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, जो क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, यानी कि इनकी उपस्थिति में किसी प्रकार का रंग नहीं होता, रंग का निर्माण नहीं होता। ये इनका कार्य क्या होता है? मुख्य रूप से ये पादपों में भोजन का संग्रहण करते हैं। पादपों में क्या करते हैं? भोजन का केवल संग्रहण करते हैं। दूसरा प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा प्लास्टिड कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। और ये क्या कैसा होता है? ये रंगीन होता है। अनेक प्रकार के जो पादप के भाग है, जैसे बीज है, फूल है, अनेक प्रकार के अन्य जो भाग है, उनको क्या करता है? ये रंग प्रदान करता है। जैसे हम उदाहरण लें तो गाजर में, गाजर का जो हल्का लाल रंग होता है
किस कारण से होता है? बीटा कैरोटीनॉइड के कारण से होता है। ये क्या है? एक क्रोमोप्लास्ट है जो गाजर को हल्का लाल या लाल रंग प्रदान करता है। इसके अलावा टमाटर व मिर्च टमाटर या मिर्च का जो लाल रंग होता है वो किस वर्ण के कारण से होता है? ये लाइकोपीन वर्ण के कारण से होता है। ये मोस्ट है, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? ये लाइकोपीन नामक वर्ण के कारण से ये इस कारण कैसा होता है? लाल होता है। बढ़ते हैं आगे। तीसरा पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। तीसरा पॉइंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे हरित लवक। तीसरा प्रकार क्या है इसका? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हिंदी में हरित लवक कहते हैं। यही हरित लवक है जो पादपों में पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर हम इसकी संरचना देखें तो मुख्य रूप से इसकी संरचना इस प्रकार की होगी। देख लेते हैं इसकी संरचना। ये देखिए, ये हरित लवक की संरचना है। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, यानी कि झिल्ली दो पाई जाती है। एक तो बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली, यानी कि इसमें दो झिल्लियां पाई जाती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या था? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग था। देखो, ये रही माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। इसमें भी दो झिल्लियां थी, बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। इसी प्रकार से हरित लवक भी क्या है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है जिसमें दो झिल्लियां पाई जाती है। अब देखते हैं कि इस दोहरी झिल्ली में जो आंतरिक झिल्ली है, इस दोहरी झिल्ली की आंतरिक झिल्ली में क्या पाया जाता है? स्ट्रोमा पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? स्ट्रोमा पाया जाएगा। इस स्ट्रोमा में क्या होता है? जैसे अनेक सिक्कों को एक के ऊपर एक रख देते हैं, उसी प्रकार की इसमें सिक्कों के ढेर के समान संरचना पाई जाती है। इन सिक्कों के ढेर की जो संरचना होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह एक इकाई के रूप में व्यवस्थित होती है। तो इस सिक्कों के ढेर की जो संरचना होती है इसको अपन ग्रेनम बोलते हैं। इसके अलावा जो इनकी इकाई होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड बोलते हैं। दो इकाइयों को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी? इंटरग्रेनम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इंटरग्रेनम कहलाएगी। और इस आंतरिक झिल्ली के अंदर विद्यमान जो भी पदार्थ है उसे अपन क्या बोलेंगे? पिट्टिका या स्ट्रोमा बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा या पिट्टिका बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हरित लवक की संरचना। आपको समझ में आई होगी ये संरचना। बढ़ते हैं आगे। इसके अन्य पॉइंट कौन कौन से हैं? देखिए, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पत्तियों में पाया जाने वाला लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और ग्लूकोज के रूप में क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। हम जो भी पादपीय भाग खाते हैं उसमें जो भोज्य पदार्थ व्यवस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनका निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। और वह भोजन किस रूप में होगा? ग्लूकोज के रूप में होता है। हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो खाना बनाने का कार्य होता है वह मुख्य रूप से रसोई घर में होता है। इसी प्रकार से कोशिका में जो भोजन बनाने का कार्य होता है वो कहाँ पर होता है? हरित लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कोशिका का रसोई घर भी इसे अपन बोलते हैं, या कोशिका का किचन हाउस भी इसको अपन बोलते हैं। रसोई घर बोल दो या किचन हाउस बोल दो, इसको अपन कोशिका का किचन हाउस भी बोल सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अगला पॉइंट है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह पत्तियों में पाए जाने वाले हरित लवक में ही संपन्न होती है। अगर हम किसी पादप की पत्ती को जलाए तो जो राख बचती है उस राख में अंतिम रूप से जो पदार्थ बचता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम आयन रहता है। यानी कि वो राख क्या होती है? मैग्नीशियम आयन की होती है। जो काला पदार्थ या राख के रूप में जो बचता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम आयन होता है। अक्सर ये प्रश्न भी आपको एग्जाम्स में कई बार देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप क्या कर लो? मोस्ट लगा लो या इसको भी इम्पोर्टेंट आप
लगा लो। ये भी अक्सर कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमने इसकी संरचना पढ़ी थी, तो इसकी संरचना को हम बिंदुओं के रूप में आगे पढ़ देते हैं। ये क्या होता है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। हमने पढ़ा था ना, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, तो इसकी दोहरी झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली वाले स्थान को अपन ने नाम दिया था क्या, पिट्ठिका या स्टोमा, इसको अपन ने नाम दिया था। इस पिट्ठिका या स्टोमा में सिक्कों के ढेर के समान जो संरचना पाई जाती है उसको अपन ने क्या नाम दिया था, ग्रेनम नाम दिया था। आप एक बार फिर से रिवर्स करके इसकी संरचना को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो सिक्कों के ढेर की जो संरचना है, उस सिक्कों के ढेर की संरचना का जो इकाई है, प्रत्येक इकाई को अपन क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड बोलते हैं। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि थाइलेकोइड संरचना निम्न में से किस में पाई जाती है, तो किस में पाई जाएगी, हरित लवक में ये पाई जाती है। अपन ने ये भी पढ़ा था कि दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी, इंटरग्रेनम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंटरग्रेनम कहलाएगी। अब देखते हैं कि जो स्ट्रोमा होता है, उस स्ट्रोमा वाले भाग में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होते हैं और राइबोसोम इनमें पाए जाते हैं। हमने अभी पढ़ा कि राइबोसोम क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोटीन होती है उसको क्या कर देता है, उसका निर्माण कर देता है, उसका संश्लेषण कर देता है। किस प्रकार का राइबोसोम होता है, 17 प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं उनको आप स्क्रीनशॉट के रूप में आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स इनके बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि यही आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए उत्साह का कार्य करे, ताकि मैं आगे आने वाली जो वीडियो है उनको और अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। इस कोरोना महामारी के काल में आप घर पे रहकर अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप अपने जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप घर पर रहोगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।